sir. Sir, the notes which are provided are not getting opened. वो बेटा zip Yes, sir, file it's है, not. वो zip file है, so you supposed to unzip those document first, then only उसके अंदर notes मिलेगा ना आपको. That is zip document, okay. So download it, unzip, और उसके अंदर सारे हम लोग के PDFs अवेलेबल है वहाँ पे. वहाँ पे आपको अलग अलग सारे नोट्स मिल जाएंगे ऑल 5 यूनिट्स के. यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है एग्जैक्ट वैसे ही सिलेबस में वो नोट्स डिजाइंड है. एंड जो भी लेक्चर्स यहाँ पे होंगे वो मैं टाइम टू टाइम यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ. सो आपको वहाँ से उसका सेम लेक्चर्स जो है आप रिविजिट कर सकते हो. इन केस इफ़ यू मिस दिस लेक्चर्स देन आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पे चैट में ही, थोड़े टाइम में मैं लिंक शेयर कर दूंगा. अब हम लोगों को ये फर्स्ट सब्जेक्ट है. नाउ रिमेंबर बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट टीवाई में आपको एसपीएम वाला सब्जेक्ट आएगा एंड एससी में जो प्रैक्टिकल्स है वो प्रैक्टिकल्स बेसिकली टीवाई में आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, और वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों को जो डिज़ाइनिंग पार्ट लगता है उसमें आपको एससी के प्रैक्टिकल्स काम में आएंगे. प्रोजेक्ट का जो मेन थियरी डॉक्यूमेंट जो बनाना है उसके लिए एससी का जो अभी हम लोग थियरी पढ़ेंगे दैट इज़ व्हाट गोइंग टू हेल्प यू फॉर एसपीएम. नाउ रिमेंबर एससी और एसपीएम ये दोनों का नॉलेज अगर होगा तो सेम 6 के आपके जो एसक्यूए और बाकी के जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपको क्लियरली समझ में आएगा. सो रिमेंबर एससी जो है इन दिस सेमिस्टर एससी है. एससी के कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो टीवाई में एसपीएम सब्जेक्ट क्लियरली समझ में आएगा. आपका जो सीनियर बैच है टीवाई का उनको एसपीएम मैंने ही पढ़ाया था. सो अगर एससी क्लियर है तो एसपीएम बहुत इजीली समझेगा, और एससी एंड एसपीएम ये दो अगर क्लियर रहेंगे तो एसक्यूए वाला जो सब्जेक्ट आएगा एंड टीवाई में अगर गलती से कोई अगर आईटीएसएम लेता है सो वो समझ में आएगा. सो वी हैव इलेक्टिव सब्जेक्ट आईटीएसएम या साइबर लॉ इलेक्टिव होता है. इन योर कॉलेज इट्स साइबर लॉ. सो आपको वहाँ पे एसक्यूए में तो डेफिनेटली ये दो सब्जेक्ट्स हेल्प करेंगे. सो इट्स अ चेन सीक्वेंस. सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये एससी वाला जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान से समझो. अदरवाइज टीवाई का जो सब्जेक्ट है वो आपको लगेगा कि डायरेक्टली एडवांस वर्जन आ गया एससी का, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फिर बाउंसर जाएंगे थोड़े बहुत, या फिर हम लोगों को वापस रिवाइज करना पड़ता है. सो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने मैंने जब आपके कॉलेज में टीवाई बैच को सिखाया था तो बहुत सारे एससी के चीज़ें हम लोगों को रिवाइज करने पड़े थे बिकॉज वो हम लोगों को याद नहीं रहता है. और अगर एससी का चीज़ें अगर हम लोगों ने रिवाइज नहीं की इफ़ यू फाइनली एसपीएम समझ में नहीं आएगा. सो बेटर कि आप इस पर प्रॉपरली फोकस करो. एंड एमसीक्यूज के लिए मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए पॉइंट बाय पॉइंट मैनर में. ओके, आई विल जस्ट शेयर दोज नोट्स नाउ. So this is our notes. As we know, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज वैलिडेशन, वेरिफिकेशन. ये आपको डायग्राम ही ऑटोमेटिकली समझ में आएगा जैसे जैसे हम करते जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है. फर्स्ट जो पीडीएफ है इसमें हम लोगों का सिर्फ 3 यूनिट्स है एंड बाकी के 4th एंड 5th यूनिट का अलग से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो जो एक जिप डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ही. सबसे पहले तो अगर हम लोग जो हम लोगों का सब्जेक्ट का नेम है, इफ़ वी कैन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग. दो अलग वर्ड्स है. इंजीनियरिंग हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के इंजीनियरिंग देखे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो फॉर नाउ वी कैन जस्ट टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, और उसके रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें अब तक हम लोग समझते हैं वो अगर वो समझ में आया तो आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर के आगे वाई वी हैव एडेड अ वर्ड इंजीनियरिंग. Okay, in a very 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 simple term, if we talk about if we try to explain the meaning of engineering, इसका मतलब होता है कोई एक चीज़ को या तो स्क्रैच से बनाना by analyzing the current scenarios, जहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बेस के ऊपर हम लोग कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक सोल्यूशन लेके आएंगे.
और वो सोल्यूशन अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलेंगे। और इट माइट पॉसिबल कि एग्जिस्टिंग कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है जो आज के टाइम में रिक्वायर्ड है, तो हम लोग वो एडवांस फीचर्स या एडवांस टेक्नोलॉजीज ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद एनी XYZ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड it's not supportable with cloud, it's not supportable with artificial intelligence, or it does not have a proper connection, or it is still not possible to access the same software on handheld devices like mobile or tablet. सो आज के टाइम पे आपके पास आपका कंपनी अगर वेबसाइट बनाए या ना बनाए, लेकिन वो सेम जो वेबसाइट है उसका एक मोबाइल ऐप होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर यूजर्स या मोस्ट ऑफ योर एम्प्लॉयज उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हमेशा नहीं होगा, लेकिन मोबाइल हमेशा होगा। तो अगर कुछ भी अगर काम करना है तो अगर वो मोबाइल से अगर कर पाते हैं ना तो वो बेस्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग ये दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर को अगर इंजीनियर करना है, इसका मतलब है कि उसको समझो, उसके हिसाब से करंट मार्केट में ट्रेंड्स क्या है वो समझो, टाइम टू टाइम कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं उसको समझो, और उसके हिसाब से। Your voice is पार्डन, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? Sir, your voice is breaking. बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, सो बेसिकली हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो एक सॉफ्टवेयर, Yes sir. या तो हम लोग एक नया सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोचेंगे, या एग्जिस्टिंग को और फास्ट बनाना है तो उसको हम लोग और फास्ट कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं, या एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एडवांस फीचर्स ऐड करना है, एडवांस टेक्नोलॉजीज ऐड करना है, उसके बारे में सोचते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट टर्म्स विच आर अवेलेबल, ठीक है। और इसको हम लोग इंजीनियरिंग बोलते हैं। मतलब एक ऑलरेडी कुछ चीज़ हम लोग के पास नहीं है, या तो वो बनाना है, मतलब एक भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम लोग एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे, या फिर ऑलरेडी आपके पास सॉफ्टवेयर है उसको समझो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, उसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं जिससे हम लोग के क्लाइंट्स, हम लोग के एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा बेनिफिट हो वाइल दे यूज़ योर सॉफ्टवेयर, उनका काम और फास्ट हो सके, in less time they can generate more output. So ये सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। और इसके सबके साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बजट, कि हम लोग जितना कुछ इंजीनियर करने का सोच रहे, एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अगर मॉडिफाई करने का, अपडेट करने का, अपग्रेड करने का, उसका प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी चेंज करने का, ये सब कुछ हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि वो हम लोग के बजट के साथ में मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन हम लोग समझते हैं, और भी बहुत कुछ आता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर आप देखो कि यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉब्लम्स। सिंपल से अगर आप यहाँ डायग्राम्स देखेंगे उसके बाद हम लोग थियरी चालू करेंगे। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट आवर सब्जेक्ट, कि हम लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइप सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे, अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक सिंपल सा अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट हाउ कस्टमर एक्सप्लेन्ड इट, मतलब कस्टमर ने अपने सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड किए, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पिक्चर। अब कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दे दिए, अब वो रिक्वायरमेंट्स को जो पर्सन कलेक्ट कर रहा था, मतलब जो एक टेक्निकल पर्सन कस्टमर से बात कर रहा था, उसको अपना प्रोजेक्ट जो है कस्टमर के रिक्वायरमेंट ये टाइप में समझ में आए। मतलब कस्टमर ने क्या बोला था यहाँ पे ये पिक्चर में अगर आप देखेंगे, एंड उनके सामने जो हम लोग का प्रोजेक्ट लीडर है या जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर्सन है जो कस्टमर के साथ में डायरेक्टली डील करने गया था, उसको वो ऐसा समझा। अब हम लोगों का आगे हम लोग समझेंगे, जब अगर हम लोग को एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके मल्टीपल वेज होते हैं, उसके मल्टीपल लेवल्स रहते हैं। लाइक फर्स्ट होगा जहाँ पे हम लोग कस्टमर के पास से रिक्वायरमेंट लेते हैं, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट देन हम लोग एनालाइज करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने कस्टमर के पास से लिए, आर दोज रिक्वायरमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सॉफ्टवेयर विच वी आर गोइंग टू डेवलप। एंड उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चीज़ ये देखेंगे कि वो कस्टमर के साथ जो हम लोगों का बजट प्रपोज हुआ है वो बजट के अंदर है,
और कस्टमर के पास जो मेनली उनका जो मेन टास्क है उसके हिसाब से ये सूटेबल है, या कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसने कस्टमर ने दे दिया है विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ, जिसके ऊपर हम लोग अननेसेसरीली उसका एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें रहते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या होता है, अगर कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, So, यस so can you please add Roshan Jhan? He's sending you. सो एज यू कैन सी कस्टमर एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स, और वो रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर जो हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निकल पर्सन है उसने ऐसा कुछ समझा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट ये है, जब हम लोगों ने समझा टेक्निकल पर्सन ने तो ऐसा समझा, हम लोग के डिजाइनर ने ऐसा डिजाइन बनाया, ठीक है। और ये डिजाइनर को फॉलो करके जब हम लोगों के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है जिन्होंने कोडिंग किया उन्होंने ऐसा कुछ किया, और जो बिजनेस कंसल्टेंट है, ठीक है, जो कस्टमर को बता रहे हैं कि ओके कैसा उसका बिजनेस होना चाहिए, डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब दिस आर द पर्सन जो बेसिकली बोलते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों है, आपको एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो वो टाइम पे वो जो हम लोग के बिजनेस कंसल्टेंट है ना, उन्होंने कुछ ऐसा चीजें डिस्क्राइब किए, ठीक है। जब अगर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बना उसके अंदर कोई भी इतने डिटेलिंग थे ही नहीं, मतलब उसमें उसको देख के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था प्रॉपरली, ठीक है। जब ऑपरेशंस जब भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो वो कुछ ऐसा था, और कस्टमर को जो हम लोगों ने चार्जेस किए ना वो इतने से प्रोजेक्ट के इतने हाई चार्जेस उसने पे किए, ठीक है, जिसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लगा है जो हम लोगों ने वर्क ही नहीं किया है। और सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो वहां पे कोई सपोर्ट हम लोगों को प्रोवाइडेड नहीं है, या फिर जो सपोर्ट प्रोवाइडेड है वो हम लोगों की प्रोजेक्ट से सूटेबल नहीं है, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और फाइनली कस्टमर को जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो कुछ ऐसा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, स्टार्ट जो हो रहा है कस्टमर ने जो एक्सप्लेन किया था और फाइनली कस्टमर को जो मिल रहा है उसके अंदर देखो आप कितना ज्यादा डिफरेंस है, और वो जो इतने सारे लेवल से जाके फाइनली जब उसको आउटपुट मिल रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन गैप है। तो ये पहले के टाइम पे होता था, अब ये सेम पैटर्न, ये सेम प्रॉब्लम्स कंटिन्यू ना रहे, हम लोग एक बहुत प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर बना सके जो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। और ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर ने दिए और फाइनली जो उसको सॉफ्टवेयर मिल रहा है उसमें जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेंगे, दिस इज व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑल अबाउट, कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ने एक्सप्लेन कुछ और किया, बिजनेस कंसल्टेंट ने उसको जो सपना बताया वो कुछ और था और रियलिटी जो है वो कुछ और था। इट शुड नॉट हैपन। और जो उसके पास से चार्जेस लिए वो तो ये कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई थे, है ना। और एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर हम लोग उसको प्रॉपर सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है कंक्लूजन में, द प्रोग्रामिंग इज नॉट इनफ, इट इज नॉट इनफ टू डू योर बेस्ट, यू मस्ट नो व्हाट टू डू। बराबर है, मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास बेस्ट डेवलपर्स है, लेकिन वो बेस्ट डेवलपर्स कभी प्रॉपरली काम कर पाएंगे जब कस्टमर के रिक्वायरमेंट लेने के लिए जो टेक्निकल पर्सन गया था उसने प्रॉपरली समझाओ, और ये रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर जब डिजाइनर ने अगर अच्छे से डिजाइन्स बनाए रहेंगे, जो डिजाइन्स आप अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल पार्ट्स में सीखेंगे। सो ये डिजाइन्स अगर जितने ज्यादा करेक्ट रहेंगे ना, उसके बेस के ऊपर हम लोग फाइनली अपना प्रोजेक्ट को उतना इजीली स्मूथली डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। हम लोगों के अलग अलग अगर वेब फॉर्म्स है, लॉग इन, साइन अप है, प्रोफाइल पेज है, और वो सब के बेस के ऊपर हम लोग इजीली डेटाबेस भी डेवलप कर पाएंगे। तो डिजाइन्स अगर जितने क्लियर रहेंगे उतने आपके जो डेवलपर्स है, प्रोग्रामर्स है, वो उतना अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आप अपना बेस्ट दो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो बेस्ट देने के पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और एज वी यूज सम टर्म्स, कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता है, सारे सॉफ्टवेयर में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बग्स, एरर्स मिलते ही है। बट हम लोग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बग्स या एरर्स रहेंगे जो आपके सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस को हैम्पर करते हैं, वो जो बग्स या एरर्स है ना, उसी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। बाकी के जो माइनर बग्स एरर्स जो आते हैं उसको हम लोग टेम्पररी निग्लेक्ट कर देते हैं।
या उसको हम लोग फॉर अ टाइम बीइंग वी कैन जस्ट बाईपास दोज बग्स और एरर्स। जब अगर ज़रूरत रहेगा तब हम लोग उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स के बॉटम के ऊपर आपको जो हम लोग के लेक्चर्स जहाँ पे अपलोड होंगे उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको सोल्यूशन क्या बोला है, सोल्यूशन में बोला है कि हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स अगर नहीं करने हैं तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो आपको डिटेल में समझ में आना चाहिए। इसके कंसेप्ट अगर समझ में आ गए तो ऊपर जो हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ मेथडोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ मेथडोलॉजी टू डेवलप क्वालिटी सॉफ्टवेयर। नाउ रिमेंबर क्वालिटी जो है ये हर एक के वे में क्वालिटी का मतलब अलग रहता है। अगर आप एक फेसबुक का एग्जाम्पल पकड़ लो, इफ़ यू आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स कि आप वाई यू आर यूजिंग फेसबुक, मतलब आपको फेसबुक पे क्या इतना यूनिक चीज़ मिलता है, या आप डू यू थिंक कि उसका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो उनका अपना कोई एक रीज़न रहेगा कि हाँ फेसबुक प्रोवाइड दिस थिंग्स वेरी सिंपली इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स से कनेक्ट हो पाता हूँ, मेरे कोई कॉलेज फ्रेंड्स थे उनसे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, हम लोग अलग से हम लोग की मीटिंग्स रख पाते हैं। सो ये सारे उनके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके बेस के ऊपर दे थिंक कि फेसबुक इज़ अ बेटर चॉइस फॉर देम थ्रू विच दे कैन कनेक्ट विद देयर ओल्डर फ्रेंड्स और कलीग्स। अब एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई एक कॉलेज स्टूडेंट से अगर आप बात करेंगे, या सॉरी स्कूल स्टूडेंट, स्कूल लेवल के जो छोटे बच्चे होते हैं, इफ़ यू आस्क देम तो इट माइट पॉसिबल कि दिल टेल यू कि ओके वहाँ पे मेरे पास ये XYZ गेम्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, या मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोई वीडियोस मिलते हैं, आई कैन पोस्ट माय फोटोज, आई कैन कमेंट ऑन समथिंग, आई कैन ट्राई टू परचेज समथिंग, मैं शॉपिंग उसके ऊपर हम लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, कोई भी एक XYZ ऑप्शंस हो सकता है। और अगर टीनेजर्स की अगर बात करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स या उसके बाद जो 30-40 ईयर्स जो ये एज ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए फेसबुक इज़ द बेस्ट चॉइस टू एडवर्टाइज देयर बिजनेस और एक्चुअली डू अ बिजनेस यूजिंग अ फेसबुक। तो हर एक के लिए फेसबुक जो है वो अलग अलग वे में हेल्पफुल है और हर कोई उसको अलग अलग अपने वे में यूज़ कर रहा है। सो आप देखो कि हर कोई जब क्वालिटी अगर डिफाइन करेगा कि फेसबुक का क्वालिटी अच्छा है या बुरा है कंपेयर टू अदर सच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म विच आर अवेलेबल इन अ मार्केट, सो हर कोई अपना जो उनका जो मेन फंक्शंस है, अपने जो उनके मेन पॉइंट्स है, उसके हिसाब से दे ट्राई टू डिफाइन द यूज ऑफ फेसबुक। और अगर मैं बोलूंगा क्वालिटी वाइज भी, तो वो कौन से टर्म्स में, कौन से एस्पेक्ट में यूज करें, उसके हिसाब से दे विल टेल यू कि ओके ये सॉफ्टवेयर का क्वालिटी बेटर है या नहीं है। बट इट डजंट मीन्स 1-2 पर्सन के डिफाइन करने से कोई एक सॉफ्टवेयर का क्वालिटी अच्छा होता है या बुरा होता है, बिकॉज हर कोई अपने वे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, जितना उन्होंने यूज किया या जितने फंक्शंस उनको काम किए। सो इट माइट पॉसिबल कि वो बहुत प्रॉपरली चल रहे हैं और इट माइट पॉसिबल वो प्रॉपरली नहीं चल रहे, जिसकी वजह से दे से कि ओके ये सॉफ्टवेयर का क्वालिटी अच्छा नहीं है। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा कोई पर्सन वही सेम सॉफ्टवेयर कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहा है और उसको काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, ठीक है। सो जैसे हम लोगों ने देखा कि फेसबुक के ऊपर आजकल आपको जो पुराने प्रोडक्ट्स है, नए प्रोडक्ट्स है, वो बाई सेल करने का भी ऑप्शन आता है। प्रोडक्ट मीन्स आप कोई एक सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टी सेलिंग भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल है ऑन फेसबुक। सो आप देखो कि अगर किसी को अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए वो बहुत अच्छा चॉइस है। गेटिंग? सो पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल, ये जो चॉइस है ना ये चेंज होता है, ठीक है। सो क्वालिटी पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, उसका डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग होता है। आप क्या पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज करें उसके हिसाब से आप उसका क्वालिटी डिफाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अगर एक टीम की अगर हम लोग बात करें ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम की, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजर, देन दिस इज आवर टेस्ट टीम जो ढूंढ के वायरस निकाल रहे ढूंढ के बग्स निकाल रहे, ये आपका टीम लीडर है, बराबर है, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब ये सब मिलके जब कभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है वो सब जाके किसको बता रहा है, डेवलपर को, और वो बग्स के साथ डील कौन कर रहा है, एग्जैक्टली द डेवलपर, ठीक है। सो ऑलवेज डेवलपर इज द मेन पर्सन हु इज गोइंग टू डील विथ ऑल दी टेक्निकल इश्यूज और अ प्रॉब्लम जो आपको अपने सॉफ्टवेयर में फेस करना पड़ता है। सो वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है।
देन स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, बट फॉर नाउ बहुत शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, ठीक है। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन वी हैव आपने रिक्वायरमेंट गैदर किए, एनालाइज किए कि ओके वो करेक्ट रिक्वायरमेंट है और जो कस्टमर बोल रहा है वो प्रैक्टिकली डेवलप हो सकता है कि नहीं अपने साइड से, बिकॉज इट माइट पॉसिबल कस्टमर बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है। यू माइट गेट मैनी पीपल जिनको टेक्निकली ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो दे विल लाइक कि ओके गूगल का एक जो सर्च, अब जब कभी अगर google.com पे जाते हैं एक छोटा सा सर्च बार ही तो आता है आपको, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू डेवलप दैट सर्च बार। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके पीछे कितने बड़े सर्वर्स काम कर रहे हैं जो आपके एक कोई क्वेरीज को, वेदर इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू वीडियो, फोटो, शॉपिंग, न्यूज़, एनीथिंग, वो आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में अगर वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर पे कुछ भी डेटा अगर है तो उससे वो अपलोड करके दे रहे हैं आपको। सो आप देखो कि वो एक सर्च बार के पीछे बहुत ज्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स वहां पे डिफाइंड है, गेटिंग। अब वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम जो है वो नॉन टेक्निकल पर्सन को पता नहीं चलता है, बिकॉज उनको टेक्निकली पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि कैसे हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। वो एक छोटा सा सर्च बार जो आपको एक ही पेज पे एक ही चीज दिख रहा है वो डेवलप करने में भी सालों जाता है, बिकॉज वो सिर्फ वहां पे वो सर्च बार नहीं देना है, उसके साथ आपको जो मेन एल्गोरिदम्स रखना है और उसके साथ जो सर्वर्स कनेक्ट होंगे उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपके एफर्ट्स जा रहे हैं। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आप देखो कि क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं, दे आर नॉन टेक्निकल पीपल, बट जब अगर हम लोग वो टाइप के रिक्वायरमेंट्स को प्रैक्टिकली अगर डेवलप करने का ट्राई करेंगे, सो इज इट पॉसिबल टू डेवलप दोज थिंग्स और दोज फंक्शंस इन अ डिफाइंड और अ रिस्ट्रिक्टेड बजट। सो यहाँ पे हम लोग उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल्टर आउट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइन आएगा, इसके अंदर हम लोग डेटाबेस डिजाइंस डालेंगे। वो GUI जो है वो तो नॉर्मल हो गया, एंड वी आर प्योरली टॉकिंग अबाउट टेक्निकल डिजाइंस, क्लास डायग्राम्स, डेटा फ्लो डायग्राम्स, यूज केस डायग्राम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के टेक्निकल डिजाइन आएंगे, इसको हम लोग सिस्टम डिजाइन बोलते हैं। वो आपको जो GUI दिखता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो दिखता है, वो तो सिंपल सा डिजाइन है, वो उसके बेस के ऊपर ही खाली डेवलपमेंट नहीं होता है, वो आपका एक पार्ट हो गया छोटा सा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग को मेहनत रखता है वो बाकी के जो टेक्निकल डिजाइन है उसके ऊपर लग रहा है। तो जब अगर हम लोग ये सिस्टम डिजाइन या मेनली अगर डिजाइन वाला जो पार्ट है हम लोगों का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसके ऊपर जब फोकस करते हैं, सो देर आर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ डिजाइंस जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके आगे देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन और व्हाट वी कॉल कोडिंग। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो आफ्टर डिजाइन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन, या जिसको हम लोग बेसिकली कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग आएगा, डेवलपमेंट आएगा। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग वी हैव अ टेस्टिंग पार्ट, एंड इन टेस्टिंग वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ये भी हम लोगों का आगे का सिलेबस है। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब अगर बहुत सिंपल अगर मैं बोलूँ तो हम लोग इनपुट्स डालेंगे और आउटपुट क्या मिल रहा है वो चेक करेंगे। जैसे अगर मैंने लॉगिन पेज बनाया तो मैं वहाँ पे वो लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड एंटर करूँगा एंड आई विल चेक कि वो प्रॉपरली लॉगिन हो पाता है नहीं हो पाता है। अगर साइन अप पेज है तो हम लोग वहाँ पे डेटा एंटर करेंगे एंड विल ट्राई टू चेक कि साइन अप हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बाद में आता है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज का मतलब है कि हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बना के क्लाइंट या यूजर को प्रोवाइड तो कर दिया, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग द सॉफ्टवेयर, आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो मेंटेनेंस पार्ट है। मतलब वंस क्लाइंट स्टार्ट्स यूजिंग योर सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद में उसको अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस फेस करना पड़ रहा है, फेलियर्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है या उसका परफॉर्मेंस स्लो हो रहा है, या फिर ही माइट थिंक कि कहीं पे कोई बग या एरर आ रहा है, सो वो सब कुछ जो है वो आपको मेंटेनेंस में यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। एंड वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस ऑल्सो अवेलेबल। मेनली 4 टाइप के मेंटेनेंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। परफेक्टिव, प्रिवेंटिव होता है, करेक्टिव होता है एंड और एक होता है। सो वो हम लोग आगे जब हम लोग इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, अलग से हम लोग का चैप्टर है उसमें देखेंगे हम लोग। नाउ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत सिंपल सा
एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है. यू गाइज आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, विद अ एग्जाम्पल. जल्दी से, यू हैव 2 minutes, ध्यान से पढ़ लेना. हेलो. Hello, sir. हाँ आशीष. Ashish Thakur. Hello. हाँ ट्राई करो एक्सप्लेन कर. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल. बताओ. So this is an example of miscommunication between the software engineer and the customer. हाँ Because the software engineer wants to know about the restaurant, and the customer, the restaurant malik जो भी है, they don't explain what they want from the software, and the software engineer wants to know about what they want with the software, मतलब क्या चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर से. और रेस्टोरेंट में वो कंफ्यूजन है इस तरह से पूरा कम. हाँ एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक रेस्टोरेंट के जो मालिक है, हाँ सो तो मतलब वो बता नहीं पा रहा अपने रेस्टोरेंट के कि उसे क्या चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, मतलब वो सॉफ्टवेयर से चाहता है क्या उस वेबसाइट से, हाँ कि अपने मतलब पहुंच बनाना चाहता है, अपने आप को फेमस करना चाहता है उस रेस्टोरेंट को, या कस्टमर तक पहुंचना चाहता है, या एक सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहता है वेबसाइट के थ्रू, या बस अपने आसपास के लोग के बीच फेमस होना चाहता है. हाँ सो मतलब मिसकम्युनिकेशन. यस वेरी गुड. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब अगर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, सो रिक्वायरमेंट्स जो हम लोगों को अगर जो चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो हमेशा क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर पाए ये ज़रूरी नहीं रहता है. बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट ने देखा कि ओके उसका कोई कॉम्पिटिटर है, राइवल है, उसके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है. अब उसके बिजनेस और इसके बिजनेस में काफ़ी कुछ डिफरेंस है, कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंसेस है. सो इट डजंट मीन्स कि जो एक सॉफ्टवेयर उसके कॉम्पिटिटर या राइवल के लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है वो सेम इसके लिए भी वर्क करेगा, एंड वाइस वर्सा. एंड बहुत बार दे आर नॉट एट ऑल अवेयर, उनको खाली यही पता रहता है कि ओके आई नीड अ सॉफ्टवेयर, लेकिन एग्जैक्टली वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो उनको नहीं पता रहता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्या बोला है, आई नीड टू नो योर रिक्वायरमेंट्स बिफोर आई स्टार्ट टू डिजाइन द सॉफ्टवेयर. बराबर है, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट्स जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग उसको एनालाइज करके देन डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगा. जैसे अगर आप टीवाई में अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ओके कोई एक कंपनी है, कोई एक शॉपिंग मॉल है, कोई हॉस्पिटल है, होटल है, एनी सच थिंग्स आर देयर. अब उसमें कहीं ना कहीं जब क्लाइंट्स के साथ, उनके कस्टमर्स के साथ वो डील कर रहे हैं, तो करंट सॉफ्टवेयर जब वो यूज़ कर रहे हैं तो उनको उसके चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, या उनको XYZ टाइप का कोई फंक्शंस जो रिक्वायर्ड है वो ये सॉफ्टवेयर में मिसिंग है, या उसकी वजह से कोई मिसकम्युनिकेशन होता है उनका कस्टमर्स के साथ में. ये कुछ प्रॉब्लम्स आपने एनालाइज किए और वो प्रॉब्लम्स के बेस के ऊपर एज अ सोल्यूशन आपने उनको अपना एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या अपडेटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया, या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को ही आप अपग्रेड करके प्रोवाइड करोगे. सो उसका मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट्स मिलना सबसे पहले जरूरी है. सो यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश, मतलब एग्जैक्टली आपके मेन एम क्या है, कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है तो वो सॉफ्टवेयर आपको क्या क्या पर्पस फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड है. इट डजेंट मीन्स कि मेरे राइवल के पास सॉफ्टवेयर है तो मुझे भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होगा. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई एम ट्राइंग टू मेक यू डिजाइन माई सॉफ्टवेयर. लेकिन ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो यहाँ पे ये कस्टमर्स को एक्सप्लेन करने नहीं आता है. और ये रियल लाइफ में भी आप जब अगर कोई कस्टमर से डील करते हैं ना, दे आर टोटली, और वी कैन से कि उनको टेक्निकली कुछ पता नहीं है. ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि ओके मुझे कॉलेज के लिए वेबसाइट बना के चाहिए, या फिर सपोज अगर मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए वेबसाइट बना के चाहिए. सो आप अगर देखेंगे देर आर मेनी लिटरेट पीपल हु आर डिजिटली इलिटरेट, मतलब टेक्निकली उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब अगर कोई एक टेक्निकल पर्सन जब उनसे मिलता है ना, तो उसके पास से रिक्वायरमेंट गैदर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. सो यहाँ पे देखो क्या बोला, आई वॉन्ट टू नो वॉट आई कैन अकम्प्लिश अंटिल यू टेल मी वॉट द सॉफ्टवेयर कैन डू.
सो अब आप जब रिक्वायरमेंट्स ही नहीं दोगे तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा? आप बताओ कि ओके आपको ऐसा कुछ टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आई कैन से ना कि ओके आप सपोज आपको अपना कॉलेज प्रोसेस को पूरा ऑटोमेट करना है, सो आई कैन से कि ओके हम लोग एक कॉलेज सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसपे आप कॉलेज स्टूडेंट्स के एडमिशन्स ऑनलाइन कर सकते हैं, रिजल्ट्स आप ऑनलाइन डिस्प्ले कर सकते हैं, देन उनके लेक्चर्स जो है वो आप ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए वहाँ से हम लोग पोर्टल दे देंगे, उसका रिकॉर्डिंग वहाँ पे हो जाएगा, नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, उनके अटेंडेंस वहाँ पे हो सकते हैं। देन अगर वो एग्जाम्स अगर आप ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं वो हम लोग वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्चुअल इवेंट्स आप वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव सो मेनी थिंग्स अवेलेबल, लेकिन उसके पहले आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके मेन पॉइंट्स क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, है ना। सो यहाँ पे वही दिया है। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आपको भी अगर कोई एक कस्टमर जो है उनके पास से अगर रिक्वायरमेंट गैदर करना है, आपको कोई अगर ऐसा कस्टमर मिलता है, सो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे? एनी वन एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, होटल के लिए, होटल मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट बिग होटल्स जहाँ पे आप रूम बुक कर सकते हैं, डाइनिंग, ये वो सारी चीज़ें होते हैं। सो अगर ऐसे कोई प्लेस के लिए अगर मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, या कोई कंपनी है उसके लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, सो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस? व्हाट सर कैन सर सब आस्क? सर सबसे पहले तो कस्टमर, जैसे आपने बोले कस्टमर को टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं रहता है। ओके, तो सर तो जो प्रोवाइडर है, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, तो वो हाँ। कुछ टेम्पलेट्स बताता कि ये मतलब ये ऐसा होगा, मतलब कुछ टेम्पलेट्स रहते हैं ना सर, जैसे कि वेबसाइट्स में मतलब एग्जैक्टली। कॉन्टेक्ट सब के बारे में बताएगा, फिर वो क्या कर मतलब कैसे रिडायरेक्ट करेगा वो हाँ। सब बताएगा, उसके Okay. थ्रू भी मतलब ओके हाँ, ओके रूल नंबर 213, वेरी गुड आइडिया कि हम लोग उसको एक कोई रेडी टेम्पलेट बता सकते हैं, या आप उसको टेक्निकली हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म में हम लोग उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ योर सॉफ्टवेयर। मतलब आप अगर कोई एक सॉफ्टवेयर अगर देखोगे तो प्रैक्टिकली वो ऐसा दिखेगा, है ना, हम लोग ऐसा बता सकते हैं। या सपोज अगर उसको वेबसाइट बनाना है तो मैं उसको वर्डप्रेस के थ्रू एक रेडी बना हुआ वेबसाइट भी बता सकता हूँ ना, जिसमें मेरा टाइम भी कम लगेगा और जो जो उसके रिक्वायरमेंट्स है ऑलमोस्ट कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं वहाँ पे फुलफिल भी कर सकता हूँ। या मैं अपने साइड से एक वेबसाइट बना के लेके जाऊँगा और बोलूँगा कि ओके अगर नॉर्मली अगर हम लोग कॉलेज के लिए वेबसाइट बनाते तो ऐसा बनाते, होटल के लिए वेबसाइट बनाते तो ऐसा बनाते। यस, वेरी गुड आइडिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब अगर हम लोग कस्टमर को, ध्यान से देखो, कस्टमर्स जो है वो आपको पे कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम लोग उसको कोई सॉफ्टवेयर देंगे। सो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट भी अगर परचेस करने जाते हैं तो वहां पे कैसे होता है कि आप जितना पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट वो प्रोडक्ट आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स का ये थिंकिंग होता है, ये मेंटालिटी होता है। सो मोस्ट ऑफ बड़े कंपनीज में भी अगर आप जाते हो तो वहां पे भी ये सेम एक थिंकिंग होता है उनके पास। तो अगर मैंने कोई उसको एक प्रोटोटाइप, एक डमी मॉडल बता दिया, अब उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जैक्ट डमी मॉडल नहीं है वो, ठीक है, बिकॉज उसके पास से सारे रिक्वायरमेंट्स अब तक मुझे मिले ही नहीं है, मैं उसको एक डमी बता रहा हूँ। अब मैंने सपोज उसको एक कॉलेज वेबसाइट का एक डमी मॉडल बताया, जैसे मैंने कोई प्रीवियसली कोई कॉलेज के लिए एक वेबसाइट बनाया था, मैंने उसको वो बता दिया सपोज। अब उसके रिक्वायरमेंट्स जो है उससे बहुत ज्यादा फीचर्स मैंने उसको जो डमी बताया ना उसमें अवेलेबल है। तो अब क्या होगा कि जब अगर मैं उसके साथ ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब फाइनलाइज कर रहा हूं ना, तो उसके माइंड में थिंकिंग यही होगा कि प्रीवियसली हम लोगों ने जो डमी बताया था ना वैसा ही सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू दिस कस्टमर। एंड फाइनली जब अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम आपने जो उसको डमी या डेमो बताया था उसके साथ वो कंपेयर करेगा विद द न्यू सॉफ्टवेयर जो आपने उसको बना के दिया है। और अगर आप बोलोगे कि नहीं ये वाले फंक्शंस या फीचर्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके करंट सिस्टम के हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं थे, इसके लिए हम लोगों ने नहीं डाला है, सो व्हाट कस्टमर विल थिंक कि आपने अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, अपना पैसा तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपने उसके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस जो है वो आपने हटा दिए, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, कम टाइम में काम हो जाए,
और कस्टमर को आप ऐसे ही इनकम्प्लीट या कम फीचर वाला सॉफ्टवेयर बेच दोगे। ये उनका मेंटालिटी होता है। तो अभी यहाँ पे एक पॉइंट हो गया कि हाँ चलो हम लोग डमी बता देंगे, लेकिन डमी से ये प्रॉब्लम हो सकता है। आप अगर बोलते भी हो ना कस्टमर को कि नहीं ये एग्जैक्टली ये सेम नहीं बनेगा, फिर भी एट दी एंड जब आप वापस कस्टमर के साथ डील करने जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ ही जाता है। और बहुत बार ये होता है कि जब आपने कस्टमर को कोई डमी मॉडल बताया, तो उसके अंदर के बहुत सारे फंक्शंस या फीचर्स जो कस्टमर देख लेता है ना, वो पकड़ के बैठता है कि नहीं ये वाले फीचर या फंक्शंस जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये चाहिए। भले वो उसको काम के हेल्पफुल हो ना हो, एक बार सॉफ्टवेयर बनने के बाद जिंदगी में वापस वो कभी यूज नहीं करेगा, बट स्टिल वहां पे है, उसको खुशी होगा देख के। ठीक है, सो ये मेंटालिटी होता है, बहुत बार हम लोग ऐसे कस्टमर्स फेस करते हैं। सो अब रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए डमी जो है ये तो चलेगा, लेकिन 100% प्रॉपर नहीं होगा ये। सो सिर्फ डमी से काम नहीं चलेगा। सेकेंड वे और क्या हो सकता है उसके साथ में, एनीवन जल्दी बताओ। यस, क्वेश्चन आंसर्स होंगे गाइस। इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे हम लोग, क्लाइंट के साथ इंटरव्यू करेंगे उसका। इंटरव्यू का यस सर। जैसे जॉब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का मतलब क्या होगा कि मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा कि ओके आपको साइन अप रिक्वायर्ड है, साइन अप आपको फेसबुक से चाहिए, जीमेल से चाहिए, इंस्टा से चाहिए, या डायरेक्टली आप अपने कोई स्पेसिफिक ऑफिस आईडी बना रहे हो जिससे आपके एम्प्लॉयज साइन अप करेंगे, बराबर है। उसके बाद आई कैन से कि ओके आपको सैलरी वाला जो प्रोफाइल है, मतलब सैलरी वाला जो एक पार्ट है वो आपको इनबिल्ट चाहिए, जिसके अंदर आप डेली बेस पे जो भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे, उसके हिसाब से वो टाइम पे आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, लेट जा रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं या टाइम के पहले जा रहे हैं, उसके हिसाब से उनका डेली बेस पे जो बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू उनका अटेंडेंस होता है, उनका थंब जो वो अटेंडेंस जो मार्क करते हैं अपना डेली बेस पे, उसके बेस के ऊपर ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेट होके मंथ एंड में वो एक बिल जनरेट होगा, जिसके बेस के ऊपर अकाउंटेंट उनको सैलरी प्रोवाइड कर देगा। सो ये हो सकता है। अब ये सब जो है मैंने क्वेश्चंस पूछे कस्टमर को, ध्यान से सुनो, मैंने क्वेश्चंस पूछे। अब कस्टमर जो है ना वो आंसर कर रहा है। अब बहुत बार हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोगों को मोस्ट ऑफ जो कस्टमर्स मिलते हैं दे आर नॉन टेक्निकल। तो अब टेक्निकली मैं बोलूंगा कि ओके साइन अप पेज चाहिए, लेकिन आपको कोई कस्टमर मिलेगा जो टेक्निकल नहीं है, वो बोलेगा कि हाँ वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है ना ऐसा चाहिए। सो अब देखो साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन ये दो अलग चीज हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कॉलेज पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा या एडमिशन फॉर्म मिलेगा, सो इट माइट पॉसिबल कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी साइन अप बोल रहा है, और साइन अप वाला जो चीज है वो तो है ही। मतलब क्या हो गया कि आपके सॉफ्टवेयर में आपको रजिस्ट्रेशन अलग से करना था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एंड वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट का साइन अप अलग था, लेकिन क्लाइंट ने टेक्निकली प्रॉपरली कुछ बोला नहीं, और उसकी वजह से रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को मिल गए। और उसके बेस के ऊपर फाइनली क्या होगा, देन फर्स्ट डायग्राम जो देखा हम लोगों ने, रिक्वायरमेंट रॉन्ग मिले, उसके बेस के ऊपर डिजाइन रॉन्ग गया। अब डिजाइन भी रॉन्ग गया तो जो डेवलपमेंट होगा वो भी रॉन्ग जाएगा, तो फाइनल आउटपुट जो मिलेगा या जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो भी रॉन्ग जाएगा। सो इट मीन्स कि मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ के वर्बली, जैसे अगर हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे कुछ आंसर दे रहे हो, ये वे में इंटरव्यू नहीं हो सकता, ये तो फिक्स है। सो इट मीन्स मुझे उसको रिटर्न क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। अब रिटर्न क्वेश्चन देने का मतलब है कि मैं उसको रिटर्न क्वेश्चन दूंगा तो वो कोई एग्जाम तो नहीं दे रहा है कि वो हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के देगा, बराबर है। सो कैसे करेंगे अभी बताओ। सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं उसको दूंगा, ये तो करेक्ट है, ये तो देना ही पड़ेगा जो वो पढ़ पाए, और उसके बाद अगर उसको नहीं समझता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा वो क्वेश्चंस, और उसके पास रिटर्न में आंसर नहीं लूंगा मैं, एक स्टैंडर्ड वे में हम लोग आंसर लेंगे। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ गैदरिंग द आंसर, एनीवन आइडिया लगाओ कैसे कैसे हम लोग आंसर लेंगे। चलो जल्दी से। आपने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म या टाइम पास फॉर्म्स भरे कभी? यस सर। पैसा दे देते फीडबैक फॉर्म भरे है ना आपने? सर यस सर। मेरा अफसर कौन है ये? आशीष है?
अंकित सिंह, अंकित सिंह, ओके। सो हम लोग अगर कोई फीडबैक फॉर्म या साइन अप फॉर्म, आई मीन कोई डिटेलिंग फॉर्म, फीडबैक फॉर्म अगर भरता है तो आपको वहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उसके सामने आपको आंसर लिखने नहीं बोलते, स्पेस दिया रहता है। इट इज योर चॉइस इफ यू वांट टू राइट अ आंसर। अदरवाइज मोस्ट ऑफ चीजों के आगे आपने देखा है वहां पे चेक बॉक्स दिए रहते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, लाइक हाउ डू यू लाइक द सर्विस ऑफ दिस रेस्टोरेंट। सो आप डायरेक्टली वहां पे टिक मार्क कर सकते हैं कि हाँ गुड है, बेस्ट है, या पुअर है, या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड उसके बाद नीचे आपको कुछ उन्होंने ऑप्शंस दिए रहते हैं। सर आप अपने सजेशंस अलग से लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वे में आपको वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइसेस दिए रहते हैं जिसमें से आप एक या मल्टीपल चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ गैदरिंग द रिक्वायरमेंट। सो मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस लूंगा और वो क्वेश्चंस के लिए सपोज चलो मैं गूगल फॉर्म एक बना रहा हूँ, गूगल फॉर्म के ऊपर मैंने क्वेश्चंस डाले और उसके नीचे आंसर्स डाले, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले, ठीक है, एमसीक्यूज बना दिए। और अब ये जो एमसीक्यूज है इसमें हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। इट इज प्योरली अप टू कस्टमर कि ओके उसको एक ही आंसर सिलेक्ट करना है या मल्टीपल आंसर सिलेक्ट करना है, वो खुद से वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड वे ऑफ गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, जिसमें क्लाइंट को इजीली समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे, हम लोग को इजीली समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्लाइंट ने क्या दिया है, मतलब क्लाइंट को एग्जैक्टली कैसे टाइप का सॉफ्टवेयर बना के चाहिए। सो अब ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग पार्ट आएगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो आप भी जो रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे ना, वो रिक्वायरमेंट भी ये सेम वे में होगा, वेयर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ टेम्पलेट, क्वेश्चन आंसर टेम्पलेट, जहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चंस आप डालेंगे। सो इट माइट बी डायरेक्टली ऑन गूगल फॉर्म, जिसमें आप क्वेश्चन डालेंगे, नीचे 3-4 आंसर्स आप बताएंगे, है ना, चेक बॉक्स प्रोवाइड करेंगे हम लोग, और यूजर एक या दो या मल्टीपल चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन हिज चॉइस और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो वो हम लोग ट्राई कर रहा है, ठीक है। सो आई होप रिक्वायरमेंट गैदरिंग पैटर्न सबको समझ में आया। डाउट है किसी को, एनीवन? ठीक है, नो सर। ओके, सो हम लोग अभी आगे जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट उसके बाद जो है ना वो डिजाइन पार्ट है। अब अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे डिजाइन पार्ट, कोई भी आप बेस्ट कंपनीज देख लो, कोई भी बेस्ट चीजें देख लो जो मार्केट में अवेलेबल है, कहीं पे भी जो डिजाइन है ना वो बहुत सिंपल रहता है। जैसे अगर एप्पल प्रोडक्ट आप देख लो, गूगल प्रोडक्ट देख लो, बैकएंड में बहुत कुछ डेवलप किया है, लेकिन आप स्टार्ट में फ्रंट एंड में अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सिंपल, बहुत यूजर फ्रेंडली मिलेगा। याद रखो, आपको सॉफ्टवेयर इतना सिंपल बनाना रहता है कि एक स्कूल के बच्चे से लेके आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो भी उसको यूज कर पाए। अगर एक स्कूल का बच्चा और ग्रैंड पेरेंट्स ये दो लोग अगर यूज कर पाते हैं तो कोई भी आपका सॉफ्टवेयर यूज कर पाएगा। वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, बिकॉज स्कूल स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीखते हैं, और अगर आपने उसको यूजर फ्रेंडली बनाया ना तो वो बहुत इजीली सीख जाएंगे उसको कैसे यूज करना है। ग्रैंड पेरेंट्स हम लोग के देख लो, उनको एक स्मार्टफोन भी अगर आप सैमसंग का छोड़ के आप कोई अगर दूसरे कंपनी का उनको स्मार्टफोन दे दोगे ना तो वो स्मार्टफोन उनको चलाने नहीं आएगा, बिकॉज फंक्शंस या उसके जो ऑप्शंस है वो काफी ज्यादा चेंज हो गए उसमें कहीं ना कहीं पे। सो इट मीन्स कि उसको भी उसमें टाइम लगता है। सो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, और स्कूल स्टूडेंट्स जिनको अभी उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये दो अगर यूज़ कर पाते हैं तो आप देखो कि जो एप्पल के प्रोडक्ट है या गूगल के जो हम लोग कुछ भी, अगर आप फेसबुक देख लो, ठीक है, या गूगल का ये वाला पार्ट देख लो, एक छोटा बच्चा भी अपना फेसबुक पे अकाउंट ओपन कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी गूगल कर सकता है। और उसके सामने हम लोग जब फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो हम लोग कुछ ऐसा खिचड़ी बनाते हैं जिसमें हर एक चीज हम लोगों ने भरा हुआ है, हम लोगों ने अपना जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस एक साथ ठूस दिया है उसमें, एंड दैट लीड्स टू अ प्रॉब्लम फॉर अ कस्टमर, जहां पे उसके लिए ये सेम चीज चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपने कितना टफ कोडिंग किया है
कितना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम डेवलप किया है बैकएंड में, उससे कस्टमर को कुछ लेना देना नहीं है। सो मोस्ट ऑफ चीज जो यहाँ पे आपने भर के दिया है, इसमें से ज्यादातर चीजें आप ऑटो फिल पे रख दो और सर्टेन चीजें जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा दो। सो फ्रंट एंड जितना सिंपल लगेगा उतना आपका सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर्स को यूज करने के लिए और ज्यादा सिंपल होगा, और वो जितना ज्यादा सिंपल होगा उतने यूजर्स उसको बहुत इजीली यूज करेंगे और आपको उसका फीडबैक और बेटर मिलेगा। जैसे आप देख लो कि फेसबुक है, अब वहां पे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स कंटिन्यूअसली उसको यूज कर रहे हैं। आप देख लो उसने शॉपिंग फीचर डाला है, तो अभी एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो आज अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं वो आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट शॉपिंग फ्रॉम फेसबुक, बराबर है। सो अगर आपने सर्टेन चीजों को इतना सिंपल रखा है तभी तो हम लोग कर सकते हैं ना। आप देखो कि फेसबुक ने जब तक उसके ऊपर शॉपिंग फीचर नहीं डाला था तब तक OLX बहुत बूमिंग था, पुराना बेचो ये वो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते थे। अब देखो आपने धीरे धीरे देखा रहेगा कि OLX जो है वो पिक्चर से बाहर निकल गया। आपने अभी बहुत कम लोगों को सुना रहेगा जो OLX के ऊपर अपना पुराना सामान बेचते या खरीदते, बिकॉज वो सेम चीज फेसबुक ने ऐड कर दिया। लेकिन वो ऐड करने के बाद भी आप अगर फेसबुक का टेम्पलेट देखेंगे तो स्टार्टिंग में अगर 4-5 साल पहले जैसा था वैसा ही अभी भी आपको दिखता है। उसने उसको कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं बनाया। आप जब तक शॉपिंग वाले पेज पे नहीं जाते तब तक आपको फेसबुक सेम एज इट इज मिलता है जैसा वो पुराना था। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू डेवलप द थिंग्स। तो आपका डिजाइनिंग जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिजाइनिंग मतलब हम लोग यहाँ पे अपने वेबसाइट के ऊपर मेकअप का बात नहीं कर रहे, इसको अच्छा कलर बनाना है, ये बटन का कलर ऐसा होना चाहिए, इसके ऊपर ऐसा शाइन आना चाहिए। मेक इट एज सिंपल एज सोबर एज पॉसिबल। हाँ, एक्सेप्ट इट्स अ गेमिंग साइट और समथिंग, वो टाइम पे आपको अट्रैक्टिव बनाना जरूरी रहता है, बट अदरवाइज आप उसको होगा उतना सिंपल एंड सोबर रखो और उसके साथ में चीजों को लिमिटेड रखो उसके ऊपर, तब यूजर्स के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा उस पर। अगर आप ऐसा कुछ बना के दोगे सो यूजर्स जो है वो देख के ही अवॉइड करेंगे उसको यूज करने का, ठीक है। सो स्टार्टिंग से ही एक निगेटिव इमेज आपका प्रोजेक्ट का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मेनली हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सो क्या हो गया, सबसे पहले तो आप देखो सिंटेक्स एरर आ रहा है आपको। सिंटेक्स एरर मतलब आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा, आगे ही नहीं जा रहा है। सो कोड कंपाइल नहीं होने के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप सेमीकोलन भूल गए, ब्रैकेट्स भूल गए, डबल कोट्स ओपन किए, क्लोज नहीं किया, एक कहीं ना कहीं हम लोग डॉट भी भूल जाते हैं तो आपका आउटपुट नहीं आता है, बराबर है। सो सबसे पहले सिंटेक्स एरर है, आपने वो बहुत मुश्किल से वो सॉल्व किए। अब वो सॉल्व जब आप कर लिए तो अभी आपको कंपाइल टाइम एरर आ रहा है ना, कंपाइलेशन एरर आ रहा है। ये अगर हो गया तो उसके बाद में सिस्टम एरर आ रहा है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो या जो स्टार्टिंग में जब आपने बनाया था वो टाइम पे सर्टेन ड्राइवर्स जो थे वो पुराने थे, वो अपडेट हो गए, तो उसके बाद में अभी वो अपडेटेड ड्राइवर्स आपके सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या ऐसे कोई भी XYZ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो फाइनली अगर आप देखेंगे ना, ये एरर कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं जितने बार आप अपडेट करेंगे। और कोडिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि मैंने कोडिंग में एक मॉड्यूल में सपोज मेरे पास सपोज 50 फाइल्स है और 50 फाइल्स में से एक फाइल जो है वो दूसरे फाइल से कनेक्टेड है कोडिंग में। अब कभी कभी क्या होता है, एक में मैंने जब चेंज किया ना तो उसका निगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट कोई दूसरे फाइल में आपको दिखता है, और वो जब आप वापस पूरा सॉफ्टवेयर जब रन करते हैं ना तब पता चलता है। सो दैट क्रिएट्स अ हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर डेवलपर्स। सो उसको हम लोग एक लिमिट तक अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। अदरवाइज आप देखो कि बहुत बार हम लोगों ने देखे बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो एक लिमिट के बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दे थिंक कि लाइक भाई कहाँ आ गया। सो ऐसा सारे डेवलपर्स के साथ नहीं होता है, बट हाँ कभी कभी ये प्रॉब्लम होते हैं। अब इतना मुश्किल से हम लोगों ने कोडिंग किया जहाँ पे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कोई बग सॉल्विंग चलते ही रहता है। ये जितने टाइम आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे ना क्लाइंट के साथ में, उतने टाइम में आप देखो कि आपको कोई ना कोई बग या एरर सॉल्व करना आना ही आना है। ये हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पे वी हैव टेस्टर्स टीम। सो डेवलपर ने मर के ये जो एरर सॉल्व किए ना, वो एरर सॉल्व करने के बाद में अब टेस्टर्स आते हैं जो खोद के वापस
वो जो कोडिंग किया है उसमें वापस कहीं ना कहीं कौन से हिडन एरर्स अवेलेबल है। अगर मैं 2 अकाउंट से सेम टाइम लॉगिन करता हूं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं जैसे फेसबुक समझ लो, फेसबुक पे मैंने प्राइवेसी सेटिंग एक्टिवेट किया हुआ है। अब स्टार्टिंग में जब फेसबुक नया बना था तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता था, मैंने सपोज अपना प्रोफाइल जो है वो लॉक कर दिया, लेकिन अब मैंने अपना प्रोफाइल लॉक किया है, लेकिन जो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है उसका और मेरा कोई म्यूचुअल फ्रेंड है। तो अब जो पर्सन मेरा प्रोफाइल चेक करने का ट्राई कर रहा है वो डायरेक्ट मेरा प्रोफाइल चेक नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेरा प्रोफाइल लॉक्ड है, लेकिन वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड के अकाउंट में जाके उसके फ्रेंड लिस्ट से जब मेरा अकाउंट चेक करता है तो उसको मेरा अकाउंट एक्सेसिबल है, मेरे प्रोफाइल पिक्चर एक्सेसिबल है। सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और ये जब आप टेस्ट करते हैं ना तब पता चलता है। एंड वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एक्सेप्टेंस। अगेन उसके अंदर आपको व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, अल्फा, बीटा, वी हैव हैड लॉट ऑफ टेस्टिंग देयर आल्सो। सो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये टेस्टिंग हो गया। उसके बाद में फाइनली आपका मेंटेनेंस पार्ट आता है, जिसके अंदर कंटिन्यूअसली ये जो भी चीज़ हम लोगों ने बनाया वो कभी स्लो हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, वो कंटिन्यूअसली बैक एंड सपोर्ट चलते ही रहता है। ठीक है। सो ये सब कुछ जो हम लोग करते हैं ना, ये अभी पिक्चर में हम लोगों ने देख लिया, कॉमिक टाइप में देख लिया। अब टेक्निकली अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, वो अभी यहाँ से आपका चालू होता है। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आर एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट्स नाउ। ठीक है। अभी तक मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब एग्जैक्टली है क्या, और ये सब्जेक्ट सीखने के लिए वी रिक्वायर्ड सम टर्म्स जो आपको अगर प्रॉपरली अगर समझ में आते हैं तो हम लोग बहुत इजीली आगे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ना वो आपको इजीली समझ में आएगा। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको दिया है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, जो कस्टमर के लिए हम लोगों ने डेवलप किया रहता है। अब देखो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके 2 कैटेगरी के रहते हैं, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर रहता है, एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर रहता है, और भी बहुत सारे कैटेगरी रहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो, मैं बाद में आपको अलग से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिखाऊंगा। बट फॉर नाउ हम लोग ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करें ना तो ब्रॉडली 2 ही कैटेगरी आएंगे उसके। एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मतलब यूजर ने रिक्वायरमेंट दिया, वो रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर मैंने उसको एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। और सेकेंड क्या रहेगा, सेकेंड होगा जहाँ पे लाइक समझो कि हम लोग के पास गूगल मीट है जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ये एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, इसका लाइसेंस परचेस करके इसको मैं कस्टमाइज वे में अपने कंपनी के लिए, कॉलेज के लिए, क्लासेस के लिए, या हम लोग सपोज लैंड गेमिंग खेल रहे हैं तो वहाँ पे कहीं पे अगर हम लोग को ज़रूरी है, या हम लोग को एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे कहीं पे हम लोग को ज़रूरी है, कहीं पे भी हम लोग अपने वे में कस्टमाइज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव वन इज प्योरली अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो कोई एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए यूज़ होगा या उनके लिए डेवलप हुआ है, वो सबको नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो किसी को भी कोई भी एक्सेस कर सकता है अपने वे में, अपने पर्पस के लिए, और वो उसका लाइसेंस परचेस करके उसको वो वापस कस्टमाइज भी कर सकता है। सो आप देखो कि जब अगर मैं कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अपने लिए स्पेशली बना रहा हूँ तो उसमें जैसे अगर गूगल मीट टाइप अगर सॉफ्टवेयर अगर दालमिया कॉलेज को अगर रिक्वायर्ड है तो वो खुद का अगर सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना तो उनको स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और उनको ये नहीं पता है कि अभी ऑनलाइन कॉलेज अभी 1 साल चलने वाला है या 2 साल चलने वाला है, अब किसी को आइडिया नहीं है। और जब वो ऑनलाइन कॉलेज बंद हो जाएगा तो उसके बाद ये जो हम लोग के गूगल मीट टाइप सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, राइट। अभी हम लोग के ऑनलाइन कॉलेजेस है तो इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यूज़ है। तो इसके लिए कॉलेजेस जो है वो डायरेक्टली खुद के कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्ट कि उनको पता है कि अभी लाइफ टाइम हम लोग को ऐसे ही कहीं पे अगर वर्क करना है तो फिर वो सोच सकते हैं कि हम लोग एक अलग से पूरा कॉलेज का वेबसाइट ही बनाते हैं जिसके ऊपर ये सारे फीचर्स हम लोग ऐड करते हैं। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ, बिकॉज मैं मंथली बेस के ऊपर इनके कुछ चार्जेस पे करूंगा। जो मंथ से मुझे अगर ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है, मैं अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूंगा, तो वो मंथ से आगे मुझे उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं एक मंथ पे सपोज मैंने इसका सिल्वर प्लान लिया था, नेक्स्ट मंथ पे अगर मुझे और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है मैं इसका गोल्ड प्लान ले सकता हूँ, प्लेटिनम प्लान ले सकता हूँ, और जब रिक्वायरमेंट नहीं है मैं इसको यूज़ करना स्टॉप भी कर सकता हूँ। तो इट इज़ दैट सिंपल। और गूगल ने इतने सारे फंक्शंस या फीचर्स आपको गूगल मीट के साथ दिए। फॉर एग्जांपल ऑफिस 365 इज़ देयर, आउटलुक इज़ देयर, जीमेल का ऑप्शंस आपको मिलता है, गूगल ड्राइव सपोर्ट आपको मिलता है। सो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इसके साथ में अवेलेबल रहता है, जो आप अगर एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके साथ इतने सारे चीज़ें आपको नहीं मिल सकते।
सो ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जब अगर हम लोगों को एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो उस पर आपको थरली ये चेक करना है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से अपना काम चला सकते हैं क्या, उसको कस्टमाइज वे में इंस्टॉल करके, या फिर कंपलसरी हम लोगों को एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है ही। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सो दैट इज अबाउट सॉफ्टवेयर, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, वही अच्छी बात है। ठीक है, बेसिकली कस्टमर्स जो है ना वो लाइक अगर मेरा एक सॉफ्टवेयर अगर हॉस्पिटल के लिए है, सो आप देखो कि एक डॉक्टर्स जब पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सपोज अगर हम लोगों ने देखा है कि कोई भी बीमारी के लिए अब हम लोग की जो रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं ना, तो वो मेनली कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट होते हैं। जैसे अगर ब्लड में शुगर लेवल क्या है, सो वी हैव सम सॉफ्टवेयर जो आपको ब्लड में शुगर लेवल टेस्ट करके बताता है। या फिर सपोज अगर हम लोग और कोई टाइप के टेस्ट कर रहे हैं, सो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। डॉक्टर्स अगर ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, या आप देखो कि अगर कोई पेशेंट अगर आईसीयू में है, तो उनके हार्ट बीट्स मॉनिटर करने के लिए हम लोग के पास वहाँ पे एक अलग से जो हार्ट बीट मॉनिटर करने के लिए कोई एक मशीन है, वो भी कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। अब अगर वो सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए, जस्ट इमेजिन कि अगर वो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, बराबर है, जो हार्ट बीट्स बता रहा है, सो क्या होगा कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब पेशेंट जिंदा है लेकिन वहाँ पे लाइन आपका स्ट्रेट आ रहा है, मतलब मर गया। अब जिंदा पेशेंट को डॉक्टर ले दे के 2-3 शॉक देगा, तो जो जिंदा है वो मर जाएगा, है ना। सो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो दैट मीन्स कि हम लोग के पास जो गुड सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसपे ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आपको बहुत प्रॉपरली फोकस करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको बहुत प्रॉपरली वर्कआउट करना पड़ता है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स उसके ऊपर ना आए, जिससे हम लोग एक रॉन्ग आउटपुट अगर जनरेट हुआ तो उसके बेस के ऊपर जो ट्रीटमेंट होगा वो भी रॉन्ग होगा। I'll give you one example. यूएस के साइड से एक स्पेसशिप लॉन्च हो रहा था, और वो जो उन्होंने लॉन्च किया वो टाइम पे उनका सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, और उसकी वजह से वो वहाँ पे क्रैश हो गया, एंड वो यूएस को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया। सो यू कैन जस्ट इमेजिन, जस्ट बिकॉज एक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आया, उसकी वजह से एक कंट्री को, एक गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एज आई सेड, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इट इज कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रॉपर होना चाहिए, डिज़ाइनिंग प्रॉपर होना चाहिए, डेवलपमेंट में आप देख लो, चेक कर लो कि आपने जो कोड किया है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। कहीं पे कोडिंग ही अगर आपका वीक रहेगा तो कोई भी बहुत इजीली आपके सॉफ्टवेयर में एंटर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगे। फंडामेंटल एक्टिविटीज़ क्या है, सो दिस आर द बेसिक थिंग्स जो अभी मैंने डिस्कस किया। आप ध्यान से इसको पढ़ लेना, आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी ये हेल्प करेंगे। तो देखो बहुत छोटे छोटे से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए मैंने, जो आपको एमसीक्यूज़ में इजीली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एंड वंस वी आर क्लियर विद दिस टर्म्स, और ऊपर जो मैंने आपको कुछ पिक्चर्स के साथ समझाया, उसके बाद से हम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। So before we start with this topic, I'll give you 5 minutes break. So whatever we have discussed, उसका एक छोटा सा एक हम लोग एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है हम लोगों का वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखना। सो नाउ लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थोड़ा कुछ आपको बेसिक समझेगा, उसके बाद हम लोग फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाते हैं और डिटेलिंग पे। In order to understand what a software tester or quality assurance analyst does, you first need to understand the process by which the software is conceptualized, developed, and maintained. This process is known as Software Development Lifecycle, or the SDLC. There are 7 key points to understanding the software development lifecycle. Phase 1, planning. Phase 2, requirement analysis. Phase 3, design. Phase 4, implementation and coding. Phase 5, testing. Phase 6, deployment. And Phase 7, maintenance. So it all starts with this guy, the customer. He's the guy that has the business idea for our invoice application and the money to get it started. He's going to reach out to multiple different tech companies until he finds one that he likes. Finally, he's going to meet our company's product owner or our project manager. They are going to discuss terms of their agreement, sign a deal,
and accept the project. This will move us into the next phase, planning the requirements. Together, the customer and the product owner will outline the requirements of the application. Let's imagine that the requirements that they've both agreed upon are as follows. 1. User registration. 2. Login. 3. Log out. 4. The dashboard landing page. And so on and so forth. Throughout this course, we'll be running multiple iterations of the SDLC, to which new requirements and new features will be added. Now that we have the outlined requirements, let's take them and move on to the requirement analysis phase. Here's our team: operations, developers, product owners, and testers. We'll all meet up in an office for a few hours and define each outlined requirement and give more planning details. Let's start with requirement number 1, user registration. We'll need a username input field, a password field, a checkbox to accept the terms and conditions, a submit button, and the ability to save the user into our database. Yes. सर ऑडिबल नहीं है. ऑडिबल नहीं है. हाँ सर. प्रीवियस वाला जो था वो प्रॉपर ऑडिबल नहीं था, तो हम लोग एक दूसरा वाला वीडियो देखते हैं. Let me know अभी ये ऑडिबल है या नहीं. Susan works at a company that specializes in completing various technology Audible, projects. Her supervisor has a No sir. So your screen is not visible. Sorry. Okay, so please just In order to understand what a software tester or quality assurance analyst does, you first need to understand the process by which the software is conceptualized, developed, and maintained. This process is known as Software Development Lifecycle, or the SDLC. There are 7 key points to understanding the software development lifecycle. Phase 1, planning. Phase 2, requirement analysis. Phase 3, design. Phase 4, implementation and coding. Phase 5, testing. Phase 6, deployment. And Phase 7, maintenance. So it all starts with this guy, the customer. He's the guy that has the business idea for our invoice application and the money to get it started. He's going to reach out to multiple different tech companies until he finds one that he likes. Finally, he's going to meet our company's product owner or our project manager. They are going to discuss terms of their agreement, sign a deal, and accept the project. This will move us into the next phase, planning the requirements. Together, the customer and the product owner will outline the requirements of the application. Let's imagine that the requirements that they've both agreed upon are as follows. 1. User registration. 2. Login. 3. Log out. 4. The dashboard landing page. And so on and so forth. Throughout this course, we'll be running multiple iterations of the SDLC, to which new requirements and new features will be added. Now that we have the outlined requirements, let's take them and move on to the requirement analysis phase. Here's our team: operations, developers, product owners, and testers. We'll all meet up in an office for a few hours and define each outlined requirement and give more planning details. Let's start with requirement number 1, user registration. We'll need a username input field, a password field, a checkbox to accept the terms and conditions, a submit button, and the ability to save the user into our database. Then we'll move to requirement number 2, the login. We'll need a login page to allow returning users to log back into our system. For this, we need another username input field, a password field, along with another submit button. From this, we'll need to read the user's information out of the database and log them into our system. Requirement number 3 will require a logout button, usually located around the same area where the user was logging in from. When they press the logout button, it should clear their session out of the browser to prevent other people from returning and logging back into their account. Finally, requirement number 4, the dashboard. This will essentially be the home page of our application. After a new user is registered, they should be redirected to the dashboard.
Also, when the user logs in with the returning account, they should be redirected to the dashboard. For our first SDLC, I will keep the requirements easy. In upcoming videos, we'll dive further in with much harder customer requirements. Once all of the requirements have been analyzed by the team and defined, the product owner will take all the defined requirements and create tickets in a project management system. From here, we'll move into the design phase of the SDLC. The design phase takes all the requirements and starts to plan the product. The design phase may include the business rules, the user interface layouts, color schemes, what programming languages to use, frameworks, system server design, database relationships, architect of the application, mobile aspects, supported browsers, and much more. Next, we'll discuss the implementation and the coding of the application. The implementation and coding phase is where everything starts to become fun. The operations team will set up the physical hardware for the servers, the developers will start writing the code, the designers will continue planning the user interface, and the testers will analyze the requirements and start building test cases for their test plans. Even in this stage, testers are incredibly valuable. They start to imagine the usability of the application and see how everything flows together. Sometimes while writing test cases, they can discover things don't make sense and help redesign fundamental flaws in the early stages of the application. Next up, we'll be discussing one of the most important phases, which is the testing phase. So why is the testing phase so important? Well, imagine that the developer has finished coding some of our new features and our requirements. We found that when the user logs out, that it's not actually clearing the session in the browser, and that another person can walk up to their computer, click the login button, or click the refresh on the page, and then gain access to their account, get access to all of their money, and start making payments on various things. It would be a huge and expensive, terrible bug that would get released if we didn't have testers to test these types of things beforehand. So what does a tester actually do during the testing phase? Now that we have the servers all set up and the database is set up, developers have finished coding, they've given us an application, an actual website that we can log into now. Now we can start testing and executing our test cases from the test plans that we've created, validate that all of the requirements have been met, make sure all the functionality is working as expected, find as many bugs as we possibly can, which could be color scheme is incorrect, or there's a user interface bug somewhere, a critical issue of people not being able to log out, maybe the users can't even register. There's so many mistakes that a developer can make and do make frequently. So as we're testing, we start to find bugs, and what we'll do is we'll report them into a bug tracking system, which is then assigned to a developer. They'll go in and they'll fix the bug, fix the issue, and assign it back to us. This is called a bug lifecycle. You may have noticed that I've mentioned test cases, test plans, and bugs. In the upcoming videos, we'll go over the bug lifecycle, iterating with developers, and how to write test plans and test cases. Up next, we'll talk about the deployment phase. In the deployment phase, the operations team will end up mirroring the staging or development environment systems that we've been testing in and get them ready for production, meaning that they'll install new hardware, brand new servers, have everything scalable for production. This includes setting up the links, setting up the databases for real users, syncing up with the development teams and release managers. Once they've completed all of these tasks, our application will go live to real users. This brings us to the final phase of the SDLC, maintenance. So imagine that we've released and our application became so successful, we're just getting millions of users logging in and registering and using this application. So we need to maintain
the servers and the environment. They need to monitor that the load, the stress, everything coming on the servers by so many users logging in and using it, it doesn't bring down the system. Maybe we need to make larger servers, larger databases. Maybe we need to get faster computers. There's a lot of stuff that goes on during the maintenance phase. There will be bugs found in production. It's called production support. Frequently, users will email with their issues, and you can stop and investigate what they're complaining about or what their issue is, figure it out, write up a bug, get it resolved, and do another deployment to production with the issues fixed. So to summarize, we've discussed planning, requirement analysis, design, implementation and coding, testing, deployment, and maintenance. Alright, awesome. That wraps up the video on the SDLC. One last thing to say is once we're in the maintenance phase, do feature. Okay, so this one was about the SDLC, Software Development Life Cycle, या फिर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो वाला पार्ट है ये. सो मैंने जो भी आपको कुछ बताया था वो टेक्निकली ये वे में हम लोग रखते हैं. इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आता है जो मैं आपको अलग से एक SDLC डायग्राम सिखाऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो जिसमें आपको पता चलेगा कि वी हैव सो मैनी थिंग्स, और ये एग्जैक्टली ये सेम चीज़ आप जब TY में प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें यूज़ होगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर TY प्रोजेक्ट और TY के सब्जेक्ट्स के लिए. सो इसके लिए बहुत ध्यान से पढ़ना. आज मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ. आपको कुछ डाउट्स है देन लेट मी नो, else we'll end this lecture in 5 minutes. Okay, I'm here. PPT भी शेयर कर देना ना, बाद में भी करोगे तो चलेगा फिर. PPT से नहीं पढ़ा है मैंने, PDF से ही पढ़ा है, और जो PDF में रेफर कर रहा हूँ वही सेम मैंने क्लासरूम पे डाला है. डोंट वरी, वो सेम मैंने क्लासरूम पे डाला. ठीक है, आप देख लो. ओके.